रामनवमी हम आजकल कैसे मनाते हैं? बचपन में मैं कैसे मनाता था? अरे रामनवमी के प्रोसेशन में जाता था, प्रसाद देता था, रास्ते में वो कोई मुसलमान दोस्तों का स्टॉल रहता था, वहाँ से शरबत पीता था। आज कैसे मनाते हैं? आज पूरी टीम निकलती है जोर जोर से डीजे के साथ मुसलमानों को गाली देते हुए, और कहाँ पहुँचते हैं? मस्जिद पहुँचते हैं, और मस्जिद जाकर नारेबाजी, मस्जिद के ऊपर चढ़ के हरा झंडा निकाल के वहाँ भगवा झंडा लगा था। तो मजाक में एक बात थी कि वो बागेश्वर धाम वाले बाबा है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये भी देखा है कि सांप्रदायिकता का जो जहर, लोगों में जो नफरत है मुसलमानों के प्रति और अभी क्रिश्चियंस के प्रति, वो बढ़ती ही जा रही है। आप कुछ भी करो। पहले मैं IIT में काम करता था, वहाँ से मैंने इस बात को देखा था। इतने पढ़े लिखे लोग, अब ये अभी गाय का मामला तो अभी आप सबने देखा, वो तो अभी आसाम में सरकार भी चलाना है और उत्तर भारत में गाय के विरोध में लोगों को मारना भी है। तो क्या बोल दिए, उत्तर पूर्व भारत में जो है वो गाय नहीं, वो मिथुन है। अटल जी एक बार अमेरिका में बीफ खा रहे थे, किसी ने टोका तो बोले क्या हो गया, कोई इंडियन गाय का थोड़ी है बीफ, ये तो अमेरिकन गाय का है। इतने मज़ेदार चीज़ें ये अपनी राजनीति में कर रहे हैं। और अब उसका मुकाबला करने का एक एक चीज़ मैंने पहली बात जो सोची है वो है नफ़रत को समाप्त कैसे करना, उसका मटेरियल लोकेट करना, पोस्टर्स करना, कम्युनिटी सेंटर। हमारे पास कई जगह हैं, हमारे कितने संगठन हैं। मैं आज यही बात कर रहा था कि हम लोग जो हैं, जो लोकतंत्र चाहते हैं, समानता चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, उस संख्या में ज़्यादा हैं, पर हम बिखरे हुए हैं, इसीलिए हम इफेक्टिव नहीं हो पा रहे। हमारे बीच में एक बहुत मिडिल क्लास या ईगो या जो भी हो, मैं आपसे थोड़ा भी असहमत हूँ तो ठीक है, मैं अलग चला, आप अलग चलिए, आप मेरे दुश्मन हो गए। मुझे लगता है आज वक्त आ गया है, सब सामाजिक संगठन जो भारत में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं उनको एक अपने संगठन बनाए रखो, पर जो एजेंडा है भारतीय संविधान का, जिस पर हमारा कोई असहमति नहीं है, उसके आधार पे जो भी काम हो सब मिलकर करो, कंधे से कंधा मिलाकर करो। पर जहाँ तक विचारों का सवाल है, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों की कोई जगह नहीं है, भारतीय संविधान के मूल्यों की जगह नहीं है। जगह है तो वही जय श्री राम, ये दूसरी चीज़ों को वहाँ से मैंने बढ़ते देखा। उनका जो लगातार नफरत फैलाने का सिलसिला आज भी चालू है, हम उसको क्यों नहीं रोक पा रहे, उससे बैठ रही है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम क्यों उस नफरत का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो ये मैं सबके लिए एक सवाल, मूल्यों का गुणगान करना, और उसका दूसरा पैर था क्रिश्चियन और मुस्लिम्स इन अदर ऑर्डर, इनके खिलाफ नफरत फैलाना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हमारे समझने के लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि RSS का बनना एक तो यहाँ के दलित उभार के विरोध में है, स्त्रियों की बराबरी के विरोध में है, और साथ ही साथ जो मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं उनके बराबरी के अधिकार के विरोध में है। और अभी बात कर रहे थे हमारे दोस्त ध्रुवीकरण के बारे में। ध्रुवीकरण अचानक नहीं होता, ध्रुवीकरण की जड़ें होती है नफरत का फैलाना। और RSS की शाखाओं में जो 100 साल से नफरत फैलाई जा रही है, उसका मुकाबला मुझे कहीं नहीं दिखा। गांधी के आंदोलन में, नेहरू की नीतियों में उसका पूरा विरोध था, पर ऐसा कोई भी एक सिस्टमेटिक काम नहीं था जो RSS द्वारा फैलाई गई नफरत का मुकाबला कर सके। अब खैर इतिहास है, पर ये बात को हमको फोकस करना पड़ेगा कि उन्होंने जो नफरत फैलाई मुसलमान राजाओं के खिलाफ, उन्होंने जो नफरत फैलाई मंदिर तोड़ने के बारे में, ज़बरदस्ती धर्मांतरण के बारे में, और बाद में उसी सिलसिले में वो मजबूत हो गए, तो बाद में नफरत फैलाने के लिए उन्होंने न जिहाद, कोरोना जिहाद, लैंड जिहाद, UPSC जिहाद, ये पूरा वो सीरीज में डाल दिया। और क्योंकि इसका बराबरी से मुकाबला नहीं हुआ, तो मुसलमानों के खिलाफ 90% और क्रिश्चियंस के खिलाफ 10% रफली ये नफरत फैलाई गई। ये नफरत के कारण ही हिंसा करवाई जा सकती है, और ये हिंसा के कारण ही पोलराइजेशन होता है। तो मैं ये इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आज वो पावरफुल जो हुए हैं
वो एक नकारात्मक आधार पे नफरत फैलाकर हुए हैं। और उन्होंने विरोध किसका किया? उन्होंने विरोध अंग्रेज़ों का नहीं किया, उन्होंने विरोध किया राष्ट्रीय आंदोलन का। उन्होंने विरोध किया जो अम्बेडकर के मूल्य चल रहे थे, जो गांधी के मूल्य चल रहे थे, उन मूल्यों का विरोध करके उन्होंने एक समाज में अपनी एक जगह बनाई और वही जगह फिर बाद में मजबूत होती गई। पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि उनके द्वारा फैलाई गई नफरत आज समाज के ज़्यादातर तबकों में एक गहरे रूप से बैठ गई है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम क्यों उस नफरत का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो ये मैं सबके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि उनकी नफरत का मुकाबला करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या हमारे पास उपलब्ध है। और ये इसके बावजूद कि भारत में सबसे बेहतरीन इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने सच्चाई को सामने रखा है, जिनको ये आज बदनाम कर रहे हैं, अलग अलग हो, रवींद्रनाथ थापर हो, हरवंश मुखिया हो, इरफान हबीब हो, विपिन चंद्र हो, जिनको ये बदनाम कर रहे हैं, वो बहुत बड़े लेवल के हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने उनको सच्चाई को एक तरफ किया। सवाल ये है कि इन मूल्यों को हम लोगों तक क्यों नहीं ले जा सके। उनका जो लगातार नफरत फैलाने का सिलसिला आज भी चालू है, हम उसको क्यों नहीं रोक पा रहे, इसके लिए एक सोचने की जरूरत है। थोड़ा खुद का किस्सा बताता हूँ। मेरे गुरु और दोस्त थे असगर अली इंजीनियर, उनको एक बार ये वो तो इसी काम में लगे थे, जब से मैंने देखा तो इसी काम में लगे थे। एक बार उनको ऑल्टरनेट नोबेल प्राइज़ मिला, तो उन लोग सेलिब्रेट करने के मिले, तो पर मैंने उनकी टांग खिंचाई भी कर दी कि भाई आप काम तो करते हैं और जो रोग है वो पहले से बढ़ता जा रहा है। और ये बात सच है कि उन्होंने बहुत मतलब जितना हो सकता है मैंने देखा ह्यूमन लेवल पे उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये भी देखा है कि सांप्रदायिकता का जो जहर लोगों में जो नफरत है मुसलमानों के प्रति और अभी क्रिश्चियंस के प्रति, वो बढ़ती ही जा रही है। आप कुछ भी करो। पहले मैं IIT में काम करता था, वहाँ से मैंने इस बात को देखा था। इतने पढ़े लिखे लोग, पर जहाँ तक विचारों का सवाल है, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों की कोई जगह नहीं है, भारतीय संविधान के मूल्यों की जगह नहीं है। जगह है तो वही जय श्री राम, दूसरी चीज़ों को वहाँ से मैंने बढ़ते देखा। तो मैं खुद भी इसमें थोड़ा बहुत योगदान कर रहा हूँ, पर मैं असफल पा रहा हूँ अपने काम को आगे ले जाने में। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई लोगों ने इस पर जो अपना टाइम दिया है, हम असफल पा रहे हैं कि इस पर हम आगे ले जाएं। तो ये एक बात है, नफरत आज का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जो मैंने कहा कि इनका आधार एक तरफ मनुस्मृति था, तो कहने के लिए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं कि हम ये करेंगे, और उनके अंदर जो है वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में कुछ और, उनके जो बाहर है वो मनुस्मृति ही है। मनुस्मृति ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 3 दिन बाद ही, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 3 दिन बाद ही उनके मुखपत्र ने लिखा, ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें तो हमारे पुराने मूल्यों का कोई जिक्र ही नहीं है, और हमारे पुराने मूल्य तो इतने महान हैं, दुनिया भर में उनकी बहुत चर्चा होती है, बहुत ही होता है। तो मतलब इशारा मनुस्मृति की तरफ था। और अब याद रखिए, पिछली बार भी उन्होंने 400 पार का नारा दिया था। उसका एक कारण ये था कि 400 पार हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से बदल सके। खैर, फिर भी उनकी चालाकी जो बढ़ी, स्वयंसेवक, प्रचारक, इनके माध्यम से उन्होंने, एक बात उनकी मैं तारीफ करता हूँ कि वो एक संगठन है जो लगातार रोज के रोज समाज में जाकर काम करता है। मुझे और कोई संगठन नहीं दिखता जो लोगों से इस प्रकार का कनेक्ट कर सके ऑन डेली बेसिस। अब उनकी जो राजनीति है वो मुसलमानों के खिलाफ तो है ही, याद रखिए, ये दलितों के खिलाफ भी है, औरतों के खिलाफ भी है, आदिवासियों के खिलाफ भी है, मजदूरों के खिलाफ भी है। उसके बावजूद उन तबकों में इनकी पैठ है। ये जरा सोचिए कि मैं जब कहता था कि भाई दलितों की राजनीति दलितों के खिलाफ है, तो बोलते देखो भाई दलितों में उनके इतने लीडर चुन के आए, आदिवासियों के खिलाफ है, ज़्यादा MP आदिवासी एरिया से आते हैं। तो उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की कमाल की है, और एक तरफ अंबेडकर का फोटो लगाना
और दूसरी तरफ उन्हीं अम्बेडकर के मूल्यों को जड़ से काटने की पूरी कोशिश करना, ये बहुत चालाक व्यक्ति ही, चालाक संगठन ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, ये मुख्य मुद्दा ये है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के आने के बाद 12 साल में बहुत कुछ हुआ। अभी तो उसका गुणगान कर रहे हैं ना कि नेहरू जी से आगे निकल गए, वो भी कैलकुलेशन गलत है क्योंकि नेहरू जी के 5 साल को काउंट ही नहीं कर रहे हो। पर नेहरू जी से तुलना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरफ वो व्यक्ति था जिसने, जैसे इंजीनियर साहब ने एक एक चीज बताई, उन्होंने क्या क्या किया और किस समय किया। जब लाखों रिफ्यूजीज पाकिस्तान से इधर आ रहे थे, लाखों रिफ्यूजीज वहां से वहां जा रहे थे, समाज में एक प्रकार की हलचल जो थी वो बाद में कभी दिखी नहीं। उस समय कर रहे थे जब देश में अनाज का उत्पादन नहीं था। PL 480 का वो लाल गेहूं खा के लोग करते थे और प्रधानमंत्री लोग प्रार्थना करते थे, भाई हफ्ते में एक दिन उपवास रखो, खाने का ये काम करो वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि वहां से हम जो गिरे राजनीति में, आज एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि जहां अभी जब सोचने का मौका आया कि इनको हरा सकते हैं, पिछली बार तो योगेंद्र यादव तो उससे भारत जोड़ो अभियान काफी इफेक्टिव था, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया EVM मशीन से। अभी जो बाकी इलेक्शन आ रहे हैं, अब EVM मशीन से पेट नहीं भरा तो अभी SIR आ गया। तो लोकतंत्र में तो जनता सरकार को चुनती है, यह सरकार जनता को चुन रही है, सरकार वोट देने वालों को चुन रही है। तो मामला बहुत मुश्किल है। सबसे पहला मेरा सुझाव ये है कि समाज में जो नफरत फैली है उसका मुकाबला कैसे करना। थोड़े सुझाव भी दे देता हूँ। कुछ सरल किताबें हैं, कुछ प्लेलिस्ट हैं वीडियोस की, इंग्लिश हिंदी वगैरह वगैरह, वो हैं जो दिखा के हम लोगों से चर्चा करके बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है। आजकल मुश्किल होते जा रहा है, आसान नहीं है। आप एक आर्ग्यूमेंट दो, वो दूसरा आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं, ठीक है। अब ये अभी गाय का मामला तो अभी आप सबने देखा, वो तो अभी आसाम में सरकार भी चलाना है और उत्तर भारत में गाय के विरोध में लोगों को मारना भी है। तो क्या बोल दिए, उत्तर पूर्व भारत में जो है वो गाय नहीं, वो मिथुन है। अटल जी एक बार अमेरिका में बीफ खा रहे थे, किसी ने टोका तो बोले क्या हो गया, कोई इंडियन गाय का थोड़ी है बीफ, ये तो अमेरिकन गाय का है। इतने मजेदार चीजें ये अपनी राजनीति में कर रहे हैं। और अब उसका मुकाबला करने का एक चीज मैंने पहली बात जो सोची है वो है नफरत को समाप्त कैसे करना, उसका मटेरियल लोकेट करना, पोस्टर्स करना, कम्युनिटी सेंटर। हमारे पास कई जगह हैं, हमारे कितने संगठन हैं। मैं आज यही बात कर रहा था कि हम लोग जो हैं, जो लोकतंत्र चाहते हैं, समानता चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, वो संख्या में ज्यादा हैं, पर हम बिखरे हुए हैं, इसीलिए हम इफेक्टिव नहीं हो पा रहे। हमारे बीच में एक बहुत मिडिल क्लास या ईगो या जो भी हो, मैं आपसे थोड़ा भी असहमत हूँ तो ठीक है, मैं अलग चला, आप अलग चलिए, आप मेरे दुश्मन हो गए। मुझे लगता है आज वक्त आ गया है, सब सामाजिक संगठन जो भारत में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं उनको एक अपने संगठन बनाए रखो, और जो एजेंडा है भारतीय संविधान का जिस पर हमारा कोई असहमति नहीं है, उसके आधार पे जो भी काम हो सब मिलकर करो, कंधे से कंधा मिलाकर करो। मैंने उपमा दी कि जो दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्र के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, थोड़े संख्या में पर यूनाइटेड हैं। हम लोग संख्या में ज्यादा है पर बिखरे हुए हैं, हमारी उंगलियां कभी बंद होती नहीं है, सब अलग अलग चलता है। तो एक दूसरी बात ये कि सामाजिक संगठनों के बीच में सामंजस्य, कंधे से कंधा भिड़ाने की बात हम कैसे कर सकें, छोटी छोटी बात पर लोगों को रिजेक्ट न करें। तीसरी बात यह है कि आज हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की बहुत बड़ी दीवारें खड़ी की गई है। तो अभी वक्त आ गया है कि जैसे एक एक चीज़ पर ये होता है। अभी हमारे बम्बई में बकर ईद के समय नफरत फैलाने का काम, रामनवमी हम आजकल कैसे मनाते हैं, बचपन में मैं कैसे मनाता था। अरे रामनवमी के प्रोसेशन में जाता था, प्रसाद देता था, रास्ते में वो कोई मुसलमान दोस्तों का स्टॉल रहता था, वहाँ से शरबत पीता था।
आज कैसे मनाते हैं? आज पूरी टीम निकलती है जोर जोर से डीजे के साथ मुसलमानों को गाली देते हुए, और कहाँ पहुँचते हैं? मस्जिद पहुँचते हैं, और मस्जिद जाकर नारेबाजी, मस्जिद के ऊपर चढ़ के हरा झंडा निकाल के वहाँ भगवा झंडा लगाना। तो मजाक में एक बात थी कि वो बागेश्वर धाम वाले बाबा है ना, बागेश्वर धाम वाले बाबा बोले मैं हिंदू गांव बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र आपको बनाना है तो हिंदू गांव तो पहले बनाओ। सर वो गर्ग है उनका नाम, मैंने बंद कर दिया है। अजय सिंह बिष्ट बोलिए। नहीं वो नहीं मतलब वो उसका गर्ग है। बिष्ट की नाम है दूसरे बाबा के। वीरेंद्र शास्त्री की बात कर रहे हैं। वो वीरेंद्र शास्त्री बात चल रही है। थोड़े से मैं समाप्त करना चाहता हूँ। तो गर्ग साहब ने, ये गर्ग नहीं, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, 30-32 साल वीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर, उन्होंने बोला मैं हिंदू गांव बनाऊंगा। तो किसी ने मजाक में कह दिया भैया हिंदू गांव बनाओगे तो वो मस्जिद भी बनाना। क्यों भाई? नहीं तो हिंदू लोग मस्जिद में जाके मस्जिद के सामने नाचेंगे कैसे? अपने गंदे काम कैसे करेंगे? एनीवे ये एक बात हो गई। अब सवाल ये होता है, इस माहौल में सामाजिक संगठन जो लोकतंत्र चाहते हैं, सबकी बराबरी चाहते हैं, पुरुष और स्त्रियों की बराबरी चाहते हैं, दलित और बाकी लोगों की बराबरी चाहते हैं, हम क्या करें? पहला तो मेरा सीधा साधा ये है कि जो आज सामाजिक संगठन है वो अपना काम डिफाइन कर रहे हैं। इधर अभी आज मजदूरों की मीटिंग चल रही है, हमारी मीटिंग है, वो हमारे अधिकारों के लिए है। स्त्रियों का आंदोलन है, हमारे अधिकारों के लिए, क्योंकि इसमें जब भी हम भेदभाव करेंगे उसका फायदा वही उठाएंगे, क्योंकि उनके एजेंडा में ही है ये 4 तबकों के अधिकारों को समाप्त करके कॉरपोरेट वर्ल्ड को विकसित करना। तो पहले, और आंदोलन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ है जो समाज को बदल सकता है। आज मैं ये कहने में भी हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें लाई गई है जिसका शायद इलाज बहुत मुश्किल है, मुझे भी समझ में नहीं आता। ऐसा आ रहा है कि जवाब क्या देंगे आप? देश के 10-15% लोगों को, वोटर्स को निरस्त किया जा रहा है, और कौन से वोटर्स हैं वो? ज़्यादातर जो मुसलमान हैं या जो बीजेपी के खिलाफ हैं। और वही मैंने कहा कि सरकार, अब ये सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा। होना क्या चाहिए? वोटरों ने डिसाइड करना चाहिए कि सरकार कौन सी होना चाहिए। वो समीकरण भी उल्टा हो गया। तो वहाँ मैं थोड़ा सा हेल्पलेस हूँ, मेरे पास वहाँ कोई सजेशन नहीं है। पर तब तक के लिए बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें विद्यार्थियों की समस्या है, हमने होना चाहिए वहाँ। किसानों की समस्या है, हमने वहाँ होना चाहिए। उन आंदोलनों का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और एक और बात अभी जो नई मैंने बहुत सकारात्मक देखी है, सकारात्मक अनुभव, मैं उसमें ज़्यादा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी उसमें हूँ, वो है संविधान बचाओ अभियान। और ये संविधान बचाओ अभियान केवल सेमिनार्स के आधार पे नहीं चलता है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। संविधान बचाओ 26 जनवरी आने वाला था, तो 26 जनवरी के 2 महीने पहले से इन्होंने 26 जनवरी की तैयारी चालू की। या हमारे जो नौजवान दोस्त थे, क्या किया उन्होंने? जाके स्कूल के हेडमास्टर से मीटिंग की कि भाई हमको 26 जनवरी के दिन ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है। आपके शिक्षक अगर इसमें साथ दें तो हम उनको जोड़ेंगे। शिक्षक साथ में आ गए, सभी नहीं, 100 में से 15 भी आ गया, बहुत है। शिक्षक ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि ये हमारे संविधान का जन्मदिन है, बर्थडे है। बर्थडे से लोग आकृष्ट होते हैं, साथ में शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, लोगों को खिलाओ और उनको पैम्फलेट दे के घर घर बताओ संविधान का मतलब क्या है, संविधान औरतों को क्या देता है, माइनॉरिटीज़ को क्या देता है, दलित को क्या देता है। और ये घर घर जाकर वो जो इस प्रकार से अभियान चला रहे हैं, उसके कारण लोग सामने आ रहे हैं, खुद होके जुड़ रहे हैं। अभी इनसे डिस्कस कर रहा था तो नए लोग जुड़ नहीं रहे। अब जुड़ने में शायद हमारे जो तरीके थे 1970 और 80 के, वो तरीके आज काम नहीं आ रहे। अभी तरीके बदलना पड़ेगा। तो अभी हमको इस प्रकार के उत्सव में, गांधी जयंती हो, अम्बेडकर जयंती हो, मौलाना आज़ाद जयंती हो, इस मौके पर उनके लीफलेट्स को घर घर जाके समझाना पड़ेगा। और एक और मेरा सजेशन है, पता नहीं वो लागू तो नहीं हो रहा कहीं, कि कम्युनिटी सेंटर हम खोल सकते हैं। कम्युनिटी सेंटर हमारे ऑफिस है, NGOs के ऑफिस है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस है,
15 दिन में, महीने में एक बार वहाँ मिले, मिलकर क्या करें, मिलकर लोगों की समस्याओं को बात करें और फिर कुछ वीडियोस, कुछ फिल्में, अभी आपको पता होगा आनंद पटवर्धन की फिल्म फादर सन एंड द होली वॉर को यूट्यूब ने निकाल दिया था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो वापस लिया। ऐसी फिल्में बहुत हैं और उसकी एक लिस्ट तैयार है। आप कहेंगे तो मैं आज खैर वो एक पुस्तक लाना भूल गया, उसमें मैंने पूरी समराइज की हुई है। वीडियोस हैं अच्छे अच्छे और लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कौन से, जैसे मीडिया ख़त्म हो गया और कुछ कुछ मीडिया है जो अच्छा है, उसका तो प्रोपोगेशन हमको करना चाहिए। जैसे सत्य हिंदी है, 5 PM है, इंडिया पब्लिक, मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ पर आप उसमें आपको भी उतना ही पता होगा। तो ये मीडिया कम्युनिटी मीटिंग 15 दिन में, 1 महीने में करके ये चीज़ों में अच्छे वीडियोस का प्रचार करके उस पर डिस्कस करें कि भाई ये मामला क्या है। और ये वीडियोस तो कई लोगों के आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, पॉडकास्ट आ रहे हैं, जिसको हम लोगों को दिखा के चीज़ों को और डेवलप कर सकते हैं। तो लुपो लुआब ये है कि इनको एक समस्या का हल मुझे नहीं मालूम, SIR और मशीन का, और उसके नीचे जो है कि भाई हम लोगों तक कैसे पहुँचे, वो उसके बहुत सारे तरीके। और नंबर 2 आंदोलन, नंबर 3 सड़क पर आना, जो सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी, जैसे अभी वोट चोरी हुई है, ये पेपर लीक होते हैं, तो वो आंदोलनों में हमको शरीक होके लोगों को उसी के साथ साथ सकारात्मक संदेश देना। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और मैं कहता हूँ इतनी बड़ी चुनौती देश के सामने कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। ये जो 12 साल से जो हो गया है, 12 साल से एक एक चीज़ को, पहले जब मैं इसको थोड़ा समझने लग गया तो दोस्त बोलते थे अरे क्या फ़र्क है, ये भी पार्टी है वो भी पार्टी है। पर जो पार्टी एक एजेंडा रखती है धर्म के नाम के राष्ट्र का, वो राजनीति पुराने समय में ले जाने की बात करती है। आज देश ने जो प्रगति की है उसकी रफ्तार पिछले कई सालों में कम हो गई है। एक भी ऐसी नई चीज़ नहीं मिली है, निकली है जो देश हम काउंट कर सके। अरे IIT बने, रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, पब्लिक सेक्टर बने, स्टील का ये हुआ, बांध बने, सिंचाई अच्छी हुई, ऐसा एक चीज़ का भी दावा नहीं कर सकते। क्योंकि आज मुझे वो भाषा जी पूछ रही थी कि भाई ये लोग, मतलब RSS संबंधित लोग, ये लोगों की समस्याओं पर क्यों नहीं सामने आते। अरे भाई लोगों की समस्या पर क्यों सामने आएंगे, क्योंकि इसके लिए बने नहीं है, वो बने हिंदू राष्ट्र के लिए, वो बने हैं एक सवर्ण संभ्रांत लोगों के राज्य के लिए जो कारपोरेट के साथ चले। तो मैं इतने में अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस पर काफ़ी कुछ बोलने का है, पर इसके जो सुझाव 3-4 हैं वो अगर हम लागू कर सकें तो एक बेहतर समाज बन सकता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया राम पुनियानी साहब। अब मैं उस तरफ से प्रोफेसर अजीत शाह हमारा जो अभियान है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। आसिफ।